अब मज़ीद बात कर लेते हैं यूजफुलनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टारगेट कॉस्टिंग के बारे में। तो जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में हमने टारगेट कॉस्टिंग के बारे में जाना था कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कम्पिटिटिव मार्केट प्राइस की बेसिस पर प्रोडक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं। और हमने बात की थी कि जहां पे मार्केट कंपटीशन होता है या कंपनी कॉस्ट को मैनेज करके प्रॉफिट को इम्प्रूव करना चाहती है, वहां पे कंपनी टारगेट कॉस्टिंग का इस्तेमाल करती है। मजीद हमने इसके यूजफुलनेस के कुछ एडवांटेजेस जाने थे और अब हम बात कर लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टारगेट कॉस्टिंग के बारे में। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्टेप्स को फॉलो करके इस अप्रोच को, टारगेट कॉस्टिंग के अप्रोच को इम्प्लीमेंट करवा सकती है अपनी कंपनी में। जिसमें सबसे पहला स्टेप अगर देखा जाए तो वो हमारे पास आता है रीओरिएंट कल्चर एंड एटीट्यूड्स। इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले तो कंपनी को इस चीज की जरूरत है कि कंपनी अपने कल्चर और एटीट्यूड को चेंज करे ताकि वो एक नए सिस्टम को, नए अप्रोच को फॉलो कर सके। अब यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो तो अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करती है या उस टेक्नोलॉजी के मुताबिक बना लेती है। लेकिन जब कंपनी ने टारगेट कॉस्टिंग अप्रोच को इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे अपने बिहेवियर को कुछ इस तरह से चेंज करना है कि ऑर्गेनाइजेशन ने मार्केट ड्रिवन अप्रोचेस को इस्तेमाल करना है और कस्टमर की प्रायोरिटी को देखना है। अब मार्केट ड्रिवन अप्रोच क्या होती है कि कंपनी ने मार्केट को देखते हुए कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या प्राइसेस चल रही हैं, उसके मुताबिक अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है और कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर क्या चाहती है, उसके मुताबिक अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कल्चर और एटीट्यूड को चेंज करना जरूरी है, जो कि एक कंपनी के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टारगेट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने स्टेप फॉलो करना है टारगेट कॉस्टिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो है कि स्टैब्लिश करना है हमने एक मार्केट ड्रिवन टारगेट प्राइस। मार्केट ड्रिवन टारगेट प्राइस से क्या मुराद है कि जो मार्केट की डिमांड के मुताबिक टारगेट प्राइस कंपनी हासिल करना चाहती है, कंपनी ने वो एस्टैब्लिश करनी है। अब उसको कंपनी ने इन 3 पॉइंट्स को देखना है। सबसे पहले कि कंपनी की पोजीशन क्या है, मतलब कंपनी मार्केट में कितनी प्राइस चार्ज कर सकती है और कितनी कर रही है। दूसरा कि बिजनेस की स्ट्रेटजी क्या है और तीसरा मार्केट पेनिट्रेट स्ट्रेटजी क्या है। अब यहाँ पे कंपनी की पोजीशन किस तरह से शो हो सकती है कि फॉर एग्जांपल 2 कंपनीज हैं, एक है कंपनी ए और दूसरी है कंपनी बी। कंपनी ए जो है वो मार्कर बना रही है और कंपनी जो है वो कस्टमर से 100 रुपए एक मार्कर के चार्ज कर सकती है। लेकिन उसी तरह से जो कंपनी बी है वो 80 रुपीज पर मार्कर से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकती, क्योंकि एक कंपनी का जो ट्रस्ट है वो अपने कस्टमर पर ज्यादा है, उसके ज्यादा कस्टमर्स हैं, इसलिए कस्टमर उसकी क्वालिटी की वजह से विलिंग है कि उसको 100 रुपए एक मार्कर के पे करें। तो मतलब ये हुआ कि कंपनी ए की जो है वो रेपुटेशन या पोजीशन अच्छी है मार्केट में, तो इस पोजीशन के मुताबिक कंपनी ने अपनी टारगेट प्राइस को सेट करना है। उसके अलावा कंपनी ने अपने कंपटीटर को भी देखना है कि उसका कंपटीटर क्या प्राइस चार्ज कर रहा है। उससे ज्यादा अगर वो चार्ज करेगा तो कंपनी जो है वो लैग कर जाएगी। जिस तरह यहाँ पर लेट सपोज कंपनी बी ने टारगेट कॉस्टिंग करनी है इम्प्लीमेंट और कंपनी ए जो है वो उसका कंपटीटर है, तो बी ने 100 रुपए से ज्यादा प्राइस नहीं सेट करनी क्योंकि ये उसके कंपटीटर की प्राइस है। तो कंपटीटर की पोजीशन और उसकी प्राइस को देखते हुए भी टारगेट प्राइस को सेट करना है। उसके बाद प्राइस की इलास्टिसिटी देखनी है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी देखनी है कि कितनी प्राइस ऊपर या नीचे जा सकती है, कितनी प्राइस फ्लेक्सिबल है। जैसे लेट सपोज के 50 रुपीज से नीचे एक मार्कर नहीं सेल किया जा सकता और 100 रुपीज से एक मार्कर और ऊपर सेल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब हो गया कि हमने यहाँ पर प्राइस की इलास्टिसिटी देखनी है कि हमने 50 से 100 रुपए के दरमियान अपने मार्कर की प्राइस को रखना है। अब यहां तक हमने दूसरा स्टेप क्लियर कर लिया है। अब हमने तीसरा स्टेप क्या करना है कि हमने टारगेट कॉस्ट को डिटरमिन कर लेना है। कंपनी जितनी चाहती है कि कॉस्ट होनी चाहिए, कंपनी उस कॉस्ट को डिटरमिन करेगी, क्योंकि हमने बात की थी कि टारगेट कॉस्टिंग में कंपनी अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करके बेनिफिट ले सकती है।
अब यहाँ पे क्या होगा कि कंपनी ने टारगेट कॉस्ट को डिटरमिन करना है। अब टारगेट कॉस्ट डिटरमिन किस तरह से होगी कि जब एक दफा टारगेट प्राइस कंपनी ने डिटरमिन कर ली है, कंपनी ने ये एस्टिमेट कर लिया है कि कंपनी का टारगेट ये है, कंपनी का इरादा ये है कि इतनी प्राइस रखनी है, तो अब उस प्राइस की बेसिस पर कंपनी एक वर्कशीट बना लेगी, जिसको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे भी कि टारगेट कॉस्ट किस तरह सेट की जाती है। अब उस वर्कशीट में कंपनी करेगी क्या कि इस प्राइस में से जो कंपनी ने कंपटीटर की सेट की है या कंपनी ने अपनी जो टारगेट प्राइस सेट की है, उसकी बेसिस पर कंपनी ने प्राइस में से तमाम जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको लेस करना है और रिमेनिंग कंपनी के पास फिर टारगेट कॉस्ट जो है वो बच जाएगी। अब यहाँ पे लेट सपोज कि कंपनी ने 100 रुपीज प्राइस को सेट किया है और कंपनी कहती है कि 20% जो है वो मार्जिन है। अब अगर 20% देखा जाए तो वो 20 रुपीज आता है, तो टारगेट कॉस्ट जो है वो हो जाएगी ₹80। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने टारगेट कॉस्ट को प्राइस की बेसिस पर इस्टेब्लिश कर लिया है या डिटरमिन कर लिया है। एक और पॉइंट जो हमने टारगेट कॉस्ट को सेट करते हुए देखना है वो ये है कि अगर तो कंपनी अपनी टारगेट प्राइस इस्टेब्लिश कर सकती है तो ठीक है, लेकिन अगर कंपनी ने अपनी टारगेट प्राइस को इस्टेब्लिश नहीं किया, कंपनी बिल्कुल न्यू है, तो कंपनी क्या करेगी कि अपने कंपटीटर की टारगेट प्राइस की बेसिस पर या कंपटीटर की मार्केट प्राइस की बेसिस पर प्रॉफिट मार्जिन को सेट करेगी और उसकी बेसिस पर टारगेट कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेगी। जैसे लेट सपोज के कंपनी का जो कंपटीटर है वो 150 रुपीज चार्ज कर रहा है और ये कहा जाता है कि कंपनी 30 रुपए एक मार्कर पर कमाना चाहती है, तो अब जो टारगेट कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 120 रुपए एक मार्कर की। तो इस तरह से या कंपटीटर की प्राइस पर या कंपनी अपनी जो एस्टेब्लिश प्राइस है उसकी बेसिस पर टारगेट कॉस्ट को डिटरमिन कर सकती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखें तो वो आता है कि बैलेंस टारगेट कॉस्ट विद रिक्वायरमेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी ने अपनी टारगेट कॉस्ट को बैलेंस करना है किस चीज के साथ, रिक्वायरमेंट्स के साथ। जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने प्रोडक्ट यहाँ पर ली है मार्कर, अगर मार्कर की ये रिक्वायरमेंट है कि मार्कर इरेजेबल होना चाहिए, मार्कर लिखने के बाद मिटाया जा सके, तो अब उसकी हमने देखना है कि वो मार्केट में अगर 120 रुपए का मिल रहा है तो हम उसको 200 रुपए का नहीं बेच सकते। तो हमने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक टारगेट कॉस्ट को बैलेंस करना है कि इतनी ही कॉस्ट, इतनी प्राइस चार्ज होगी। अब इसी के मुताबिक जो है क्या टारगेट कॉस्ट है प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक या नहीं, तो यहाँ पे हमने टारगेट कॉस्ट को बैलेंस करना है प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। उसके अलावा यहाँ पर कंपनी क्या करेगी कि रिक्वायरमेंट की एक लिस्ट बना लेगी या प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन की लिस्ट बना लेगी और फिर कस्टमर को देखेगी कि कस्टमर क्या विलिंग है इतने पैसे पे करने के लिए, या कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं या नहीं। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए फिर वो अपने टारगेट कॉस्ट को फाइनल कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है कि इस्टेब्लिश करना है हमने टारगेट कॉस्टिंग के प्रोसेस को और टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को। अब यहाँ पे टारगेट कॉस्टिंग के प्रोसेस को इस्टेब्लिश करने के लिए कंपनी को एक वेल डिफाइंड प्रोसेस की ज़रूरत होगी। मतलब कंपनी अपने सारा जितना भी कॉस्ट से रिलेटेड डेटा है उसको इंटीग्रेट करेगी, मतलब कि वो उसको क्लब करेगी ताकि उसकी इंटीग्रेशन के थ्रू टारगेट कॉस्टिंग को इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब यहाँ पर जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को क्लब करना, इकट्ठा करना या इंटीग्रेट करना जरूरी है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट आ सकता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ सकता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आ सकता है और डिफरेंट डिपार्टमेंट आ सकते हैं, ताकि एक टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बन जाए। एक मैन्युफैक्चरिंग की टीम, मार्केटिंग की टीम, इंजीनियरिंग की टीम, और जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को जिस डिपार्टमेंट की जरूरत पड़े उन तमाम को क्लब करें ताकि वो बेसिक डेटा जो है वो प्रोवाइड कर सकें और टारगेट कॉस्टिंग की अप्रोच को पूरी कंपनी में इस्तेमाल किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड एनालाइज ऑल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ये देखना है कि कौन कौन से डिफरेंट प्रोडक्ट के डिजाइन हो सकते हैं, कौन कौन से मटेरियल से रिलेटेड ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं
और कौन कौन सी कंपनी के पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। जब कंपनी को ये सब चीजें पता चल जाएंगी तो कंपनी लोएस्ट कॉस्ट का जो ऑप्शन होगा उस लोएस्ट कॉस्ट के ऑप्शन के ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग और ऑल्टरनेटिव को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, और ये डेवलपमेंट के प्रोसेस के दरमियान में, जहां प्रोडक्ट को डेवलप किया जा रहा होगा, उस डेवलपमेंट के दरमियान में ये जो स्टेप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही स्टेप जो है वो सबसे ज्यादा कॉस्ट को सेव कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि कंपनी ने प्रोडक्ट कॉस्ट के मॉडल को एस्टैब्लिश करना है ताकि वो डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट कर सके। अब जब डेवलपमेंट साइकिल होगा, जिस तरह से हमने ये बात की यहाँ पर डेवलपमेंट साइकिल था, उसके दौरान हमने प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करनी है कि उसका कॉस्ट मॉडल हमने कौन सा रखना है, कौन सा हमने यूज करना है, एब्जॉर्प्शन मार्जिन जो भी हम यूज कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने टूल्स यूज करने हैं जो कि कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें। अब ये टूल्स किस टाइम पे यूज हो सकते हैं, जब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो, या कौन से टूल्स हो सकते हैं जिसमें कंपनी ने ये देखना हो, मैन्युफैक्चरिंग को टेस्ट करना हो या प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करनी हो। तो ये जो सब टूल्स हैं ये इसको इस्तेमाल किया, ये जो इंस्पेक्शन टेस्टिंग ये सब टूल्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जब टेस्ट या इंस्पेक्शन होता है तो प्रोडक्ट का फॉल्ट पता चल जाता है। जब एक दफा प्रोडक्ट का फॉल्ट पता चल जाता है तो नेक्स्ट टाइम इस चीज पर कॉस्ट नहीं लगती, उसको रिसाइकल करने पर कॉस्ट नहीं लगती। तो इस तरह से जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो रिड्यूस होती रहती है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट की एप्लीकेशन है उसको रिड्यूस कर देना है। उसके लिए क्या करेंगे कि री इंजीनियर करेंगे जितने भी बिजनेस प्रोसेसेस हैं उनको, मतलब देखेंगे कि बिजनेस प्रोसेसेस में क्या क्या चल रहा है, क्योंकि जो कंपनी की 30 to 50% कॉस्ट होती है वो इनडायरेक्ट होती है जो कि बिजनेस प्रोसेसेस के दौरान लगती है। तो यहाँ पर जब बिजनेस प्रोसेसेस पर चेक रखा जाएगा तो ऑलरेडी जो है ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है ये रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है उसमें हमने टारगेट कॉस्टिंग से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं उनको मेजर करना है, क्योंकि यहाँ तक कॉस्ट जो है वो लो हो चुकी होती है। तो और कंपनी ने फिर इस लोएस्ट कॉस्ट पर अपनी जो मैनेजमेंट है उसका फोकस रखना होता है और इस प्रोसेस को मेंटेन रखना होता है। अगर यहाँ से कोई भी स्टेप कंपनी स्किप करेगी तो वो कंपनी जो है वो अपने रिजल्ट्स को लूज कर सकती है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जान लिया कि कंपनी कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टारगेट कॉस्टिंग को इम्प्लीमेंट करवा सकती है।